मुंबई में विकास कार्यों को गति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिसका खुद जो है पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर ऐसी संभावना जताई है कि आने वाले समय में मुंबई में सिंगल अथॉरिटी होगी, जिसकी वजह से विकास कार्यों को गति देगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, क्योंकि लगातार यसारे हो, महाड़ा हो या जो भी विकास कार्य है जिसके लिए लगातार उनका संघर्ष जारी है, इस फैसले से, सरकार के इस फैसले से कितना असर होगा, इसके बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अब सिंगल अथॉरिटी से कितनी गति मिलेगी? नहीं, निश्चित मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि सिंगल अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर के जो मतदाता है वो पार्टी को वोट देते हैं और मुंबई महानगर पालिका के नाम पर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होता है। माड़ा, एसआरए, एमएमआरडीए, ये सारे अथॉरिटीज़ अलग अलग ढंग से अपना काम करते हैं और जिससे मुंबई शहर के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम भी ये लोग सारे करते हैं और उसमें जनता पीसी जाती है। और मैं मानता हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी सिंगल अथॉरिटी करके मुंबई शहर के लोगों को दिलासा देने का काम इन्होंने करना चाहिए और ये आसानी से हो सकता है। जो भी एजेंसी खुद काम करती है या तो कुछ नया काम करती है, उनके पास से जो भी चार्जेस होता है कॉर्पोरेशन ने लेना चाहिए और कॉर्पोरेशन ने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होगा और सामान्य लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी ने संकल्प लिया था कि मुंबई जो है झोपड़पट्टी मुक्त कराने का संकल्प था और लगातार उसके खिलाफ जो है अभियान जारी था, कहीं ना कहीं सरकार उस अभियान के तहत इस फैसले की ओर बढ़ रही है? मैं मानता हूं कि बढ़ रही है सरकार, साइलेंट हिडन एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि डायरेक्ट अगर करते हैं तो उसका क्रेडिट गोपाल शेट्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इसलिए, लेकिन हम क्रेडिट के लिए काम करते नहीं है, लोगों का काम होना चाहिए, इसलिए मैं काम करता हूं। और मैं मानता हूं कि ये एसआरए का मामला भी है, बहुत तीव्र गति से इसका रास्ता निकलेगा। अगर ये महाराष्ट्र की सरकार करती नहीं है तो मैं इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहूँगा। अभी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें बड़े अधिकारी सब आए थे, बहुत सारी एजेंसियां महाराष्ट्र में काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रयास करो तो हम इसमें इंटरवीन होकर मुंबई को स्लम फ्री करने का प्रयास करेंगे करके। स्लम फ्री करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ तो हम आर्थिक राजधानी मुंबई को विकसित शहरों में, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग आज भी पानी की समस्या से बहुत परेशान है। यसारे की बात करें तो जैसे आप लगातार यसारे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इन समस्याओं से आखिर कब निजात पाएंगे मुंबई कर? देखिए, मैं बहुत अगर प्रामाणिकता से कहूँगा तो मैं कभी राजनीतिक टिप्पणियाँ करता नहीं हूँ, मेरा वो काम नहीं है, क्योंकि मैं विकास के काम में और बचपन से मेरा एक स्वभाव रहा है। लेकिन गत 3 साल से जब से ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, विकास के काम सब बंद पड़े हैं और रोज़ सवेरे उठकर मुंबई शहर की जनता को पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के टिप्पणियाँ सुनना, पेपर पढ़ना, टीवी देखना, इसमें ही सारा समय बिगड़ता जा रहा है। मेट्रो 2020 में शुरू होने वाला था, 2022 हो गया, 3000 लोग आज भी रेलवे में से गिरकर कट के मर रहे हैं। ये पाप है ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। और केंद्र के सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपया मेट्रो के विकास के लिए दिया, लेकिन उसके बावजूद भी काम आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ये तुरंत काम होना चाहिए। और ये महाविकास आघाड़ी सरकार अब इन दिनों में कॉरपोरेशन का चुनाव नज़दीक आया तो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने का भी काम शुरू है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में लड़ रही है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में लड़ रही है, दोनों मिलकर शिवसेना के साथ में लड़ रहे हैं और कोई किसी का वाली नहीं है। ऐसा मैं मुंबई शहर के बारे में कहता था कि मुंबई शहर का वाली कौन, आज मुझे ये प्रश्न पूछने का समय आ गया कि महाराष्ट्र का वाली कौन है। इसलिए बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र को एक अच्छा वाली मिलना चाहिए, जिससे ये सारी समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे। सर, आपने कहा कि कांग्रेस एनसीपी से लड़ रही है, एनसीपी शिवसेना से लड़ रही है। हाल ही में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर जो है एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनका बयान, जिस तरीके से अगर बात करें तो छुरा घूपने का बयान उन्होंने दिया था कि पीठ में छुरा घूपा गया, इस बयान को उन्होंने हास्यास्पद बताया है। देखिए, वैसा देखने जाएगा तो तीनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर छुरा भोंका है। अब ये छुरा भोंकने का नतीजा क्या होता है उसका दर्द थोड़ा अभी इनको भी होने लगा है और ये सही समय पर इसका इलाज करके अपना अपना घर वापसी कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति ने मोड़ ली है महाराष्ट्र में, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का तो बहुत कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि लेकिन जनता का बहुत इसमें नुकसान हो रहा है। विकास काम पूरा का पूरा ठप हो पड़ा है और जितना जल्दी जान छूटेगी उतना अच्छा है। मैं मानता हूँ कि
शिवसेना ने इसमें रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, आपने जल्दबाजी में कहिए या तो गुस्से में कहिए एक निर्णय ले लिया, लेकिन उस निर्णय का अंजाम जब आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टी के लिए भी हानिकारक है और पूरे महाराष्ट्र के लिए हानिकारक है, तो उसका तुरंत रास्ता निकलना चाहिए। गलती हो जाती है दैनंदिन जीवन में काम करते समय, हर एक व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन गलती को जितना जल्दी आप सुधार लोगे उतना आपके लिए भी भला है और जिनके लिए आप काम करते हो उनके लिए भी भला है। बिल्कुल, गलती सुधारने से अगर जनता का, राज्य का विकास होता है तो उससे सुधारने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह से अजान और हनुमान चालीसा के बाद अब अयोध्या दौरा विवादों में है, क्या कहेंगे कि आज कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति हो रही है? देखिए, अयोध्या दौरे के बारे में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैंने अपना मत बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि किसी भी हिंदुओं को अयोध्या जाने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का प्रयास आज़ादी के पहले दिनों से ये था कि हिंदू समाज एक साथ आना चाहिए, और हिंदू समाज 2014 के बाद में एक साथ आया। उसका परिणाम आप देख रहे हो कि पूरी कितनी तेज़ी से विकास का काम हो रहा है, देश का नाम हुआ है और दुनिया के बाज़ार में हम एक ऊंचे स्थान पर आज पहुँचे हैं, क्योंकि सारा हिंदू एक साथ आया। और फिर एक बार हम सब लोग अगर बिखरने के रास्ते पर जाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में समाज को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देख रहे हो यूक्रेन में क्या हो रहा है, एक विकासशील देश किस कगार पर जाके पहुंचा है। श्रीलंका में आप देखेंगे क्या हो रहा है, लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने जिस प्रकार से श्रीलंका को बैकफुट पर ले गए और ये मुफ्त में देना, सब्सिडी देना, ये सारे बातों को लेकर देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना पड़ेगा कि कांग्रेस के ज़माने में जो बॉन्ड लेकर तेल की कीमत बाज़ार में बढ़ने के बाद में भी नहीं बढ़ाया इन्होंने, और इतना बड़ा कर्जा करके गए थे, और वो सारा कर्जा फेडने का काम मोदी जी ने एक निर्णय लेकर किया। निश्चित कुछ तेल उपयोग करने वालों को थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन देश तो सुरक्षित है ना, आज देश तो सुरक्षित है हमारा। और इन सारे बातों को लेकर आने वाले दिनों में जनहित के लिए, देश हित के लिए कौन काम करता है और लुभावने वादे देकर सरकार में आने के लिए कौन प्रयास करता है, इसका सही समय पर अंदाज़ा मतदाता ने लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत का मतदाता भी परिपक्व हो गया है, सारी बातों को जानता है, परेशानी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन देश और देश के लोग सुरक्षित रहे, ये अभी जनता ने इसका एक अंदाज़ा बना लिया और उस रास्ते पर चल भी रहे। जिस तरह से आपने कहा कि हर किसी हिंदू को अयोध्या जाने का अधिकार है और हर कोई जाकर, क्योंकि राम सभी के हैं, ऐसे में जिस तरह से बीजेपी सांसद ने ही कहा है कि अगर राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते तो सबसे पहले उन्हें उत्तर भारतीय समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, जो पिछले दिनों में जो कुछ गतिविधियां हुई थी उसको भी भूला नहीं जा सकता है, और अगर भविष्य में नहीं होना चाहिए तो उसके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। और फेडरल सिस्टम से हमारा देश चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कायदा है, राज्य सरकारों को एक अधिकार और कायदा है, और राज्य सरकार में भिन्न भिन्न पार्टी के लोग काम करते हैं, और ऐसे समय पर सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए उटपटांग बातें करते हैं, लोगों को हैरान परेशान करने का काम करते हैं। तो इसका संज्ञान अगर किसी ने भी न लिया तो आने वाले दिनों में और बुराई हो सकता है, अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो बीते दिनों में बातें हुई है उसका अभी संज्ञान लिया है उत्तर प्रदेश के सांसद ने, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका एक अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था कि जब भगवान राम के पास जाते हैं तो प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। अब गलती का आप जाहिर में गलती को कबूल कर लो या तो फिर भगवान के पास कबूल कर लो, एक ही बात होती है ना, एक ही बात होती है। धर्म के नाम पर राजनीति कितना उचित है? देखिए, धर्म और देश ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। धर्म अगर सही रहेगा, धर्म यानी क्या है, मानव धर्म। धर्म बहुत प्रकार के, घर में आप पूजा पाठ करते हैं वो भी एक धर्म है, मानव धर्म एक धर्म है, देश का धर्म का भी एक धर्म है। तो देश धर्म सबसे पहला होना चाहिए। तो देश धर्म में सब लोगों ने जुड़ना चाहिए। 130 करोड़ लोग जो देश के हैं उन सब लोगों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। धार्मिक पूजा पाठ जो है वो आप अपने अपने घर में जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो देश का एक कानून है, उस कानून को सब लोगों ने मानना चाहिए। और जब विकास नहीं था, लोगों के पास कुछ काम नहीं थे, और अगर इसके बाद में बहुत खुलकर ही मैं कहूँ तो जब राम मंदिर का टाला शाहबानो केस का शुरुआत हुआ, शाहबानो का जजमेंट दिया तो राजीव गांधी जी को लगा कि हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर
राम मंदिर का ताला खोला गया। राम मंदिर ताला का खोलने के बाद में जो अन्य जाति के लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मंडल कमीशन का पुलका छोड़ दिया, वो चल गया। और मैं मानता हूँ कि सभी चीज़ों से देश को थोड़ा लाभ भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसमें खामियाजा भुगती है। 5-5 सरकार हमारी चुनी हुई उन दिनों में राम मंदिर के मुद्दे पर हमने खोया है, लेकिन ब्याज के साथ जनता ने फिर वापस दे दिया है। सभी आज के साथ में जनता ने लगातार वापस दिया। और जिस तरह से सर आप हम सही थे, हमारा मुद्दा सही था, राष्ट्र हित में हमारा मुद्दा था, इसलिए जनता ने फिर एक वापस सारे सरकार भी लौटा दिया और केंद्र में भी सरकार बनी है। और जो हम सरकार अब चलाते तो हम कोई पहले के लोगों से बदला लेने के लिए कोई काम नहीं करते। हम 130 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी काम करते हैं और मैं मानता हूँ कि यही सही तरीका है काम करने का। सर अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने जो किया था, मोदी जी ने अब लगातार तेल की बात की जाए, ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग महंगाई की मार से लगातार परेशान है। और खासकर अप्रैल महीने की बात करें 2022 का, तो करीब 8 साल का आंकड़ा पार किया है। जी देखिए, महंगाई को नियंत्रण में रखने का इस सरकार का काम है और सरकार बड़े पैमाने में उसको नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है, वो तो है ही, उसको आप नकार नहीं सकते हो। आप कर्जा लेकर कितना दिन करोगे, देश को चलाओगे? इसलिए देश के लोगों को भी कुछ संकटों का सामना करना चाहिए और हमारे देश के लोग करते भी है। नहीं तो श्रीलंका में जो हुआ है, अन्य देशों में जो हो रहा है, वो यहाँ भी होने की संभावना है। पंजाब में देखो आप आम आदमी पार्टी के लोगों ने लोक लुभावने वादे देकर मतदान तो ले लिया, सरकार तो बना ली, और उसके बाद में केंद्र सरकार को कहते हैं कि आप 2 साल हमको 50-50 हज़ार करोड़ रुपया दे दो विकास के काम के लिए। ये कौन सी बात हो गई? और अभी फिर केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ना, मैं मानता हूँ कि ये गलत है। आप प्रामाणिकता से काम करो, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा कि हम प्रामाणिकता और परिश्रम और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का प्रयास करेंगे। तो भ्रष्टाचार अगर एक चीज़ को आप रोक देते हो तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार अगर रोक देते हो तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और जिस तरह से जाति के और धर्म के नाम पर राजनीति उचित नहीं है, क्योंकि देश एक है और धर्म और देश एक हो, तो ऐसे में हर किसी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम विकसित देश बना सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।